आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक को नीचे खींचने वाली उन उलझी हुई वित्तीय बाधाओं को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। एक रिटेल निवेशक जो हमेशा बाजार में स्थिरता चाहता है, उसके नजरिए से यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए इस पूरे संकट का एक तरह से मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं ताकि ये साफ हो सके कि यह दिग्गज संस्था किन चुनौतियों से जूझ रही है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 19 मार्च 2026 के उस दिन को याद कीजिए। बाजार में जैसे भूचाल आ गया था। ये 8.7% का जो आंकड़ा है ना, ये एचडीएफसी बैंक के शेयर में आई एक ही दिन की भारी गिरावट है। जरा सोचिए, कुछ ही मिनटों में निवेशकों के पूरे 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। निफ्टी 50 इंडेक्स में इस बैंक का लगभग 12% का भारी भरकम वजन है और बस इसी वजह से इस अकेले क्रैश ने पूरे भारतीय शेयर बाजार को 3% से ज्यादा नीचे खींच लिया। जून 2024 के बाद बाजार के लिए ये सच में सबसे खराब दिन था, लेकिन ये पैनिक अचानक आसमान से नहीं टपका था। इसके पीछे की कहानी काफी गहरी है। तो आज के हमारे इस डायग्नोसिस का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एचडीएफसी स्टॉक का झटका। दूसरा, लीडरशिप इस्तीफे की पहेली। तीसरा, 81 बॉन्ड विवाद। चौथा, मर्जर की छिपी हुई लागतें। पांचवां, सिकुड़ता मार्जिन और फंसी हुई पूंजी। और छठा, विश्वास की वो भारी कमी जिसने इस संकट को जन्म दिया। शुरुआत करते हैं हमारी पहली पॉइंट से, एचडीएफसी स्टॉक का झटका। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। किसी भी बड़े पैनिक की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से होती है ना। रिटेल निवेशकों को तो बस स्थिरता चाहिए होती है, लेकिन जब देश के सबसे भरोसेमंद बैंक से ही ऐसे अप्रत्याशित झटके मिलने लगें तो वो स्थिरता पूरी तरह से टूट जाती है। 18 मार्च 2026 को एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि बैंक के भीतर कुछ चीजें उनके, और मैं यहां कोट कर रहा हूं, व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। इस एक लाइन ने दलाल स्ट्रीट में सचमुच दहशत फैला दी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए। अगले ही दिन उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि अरे नहीं, कोई गलत काम नहीं हुआ है, ये तो बस विचारधाराओं में अंतर है। मतलब पहले आप लिखित में नैतिकता का इतना गंभीर मुद्दा उठाते हैं और फिर उसे सिर्फ एक वैचारिक मतभेद बताकर टाल देते हैं। बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी थी। टॉप मैनेजमेंट में ऐसा वैचारिक टकराव लंबे समय तक स्थिरता चाहने वालों के लिए एक बेहद अनिश्चित माहौल बना देता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, लीडरशिप इस्तीफे की पहेली। चलिए अब तीसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, 81 बॉन्ड विवाद, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहेली है। अब देखिए, ये जो संकट है ना, ये सिर्फ घरेलू मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हैं। 81 बॉन्ड्स का नाम सुनकर शायद थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन चलिए इसे एक एयरलाइन के बहुत ही आसान उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए एक एयरलाइन कंपनी है। अगर कोई उसका एक सामान्य बॉन्ड खरीदता है तो उसे 5 साल का फिक्स टाइम और 5% का सुरक्षित ब्याज मिलता है। अगर कल को एयरलाइन दिवालिया भी हो जाए तो पैसा चुकाने की लाइन में इन सामान्य बॉन्ड वालों को सबसे आगे रखा जाता है। बिल्कुल सेफ है ना। लेकिन 81 बॉन्ड की कहानी एकदम अलग है। इसमें आपको 9% का भारी भरकम ब्याज तो मिलता है, लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और सबसे डरावनी बात बताऊं, अगर वो एयरलाइन आर्थिक संकट में फंस गई तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू को सीधा जीरो किया जा सकता है। जी हां, जीरो। यानी अगर कंपनी डूबी तो निवेशक का सारा पैसा हमेशा के लिए खत्म। इसमें आपको शेयर धारकों की तरह ही रिस्क उठाना पड़ता है। और ठीक इसी जगह पर एचडीएफसी के साथ चीजें बहुत बुरी तरह बिगड़ गईं। हुआ यूं कि 2021 के आसपास बैंक की दुबई ब्रांच ने अपने एनआरआई क्लाइंट्स को क्रेडिट स्विस बैंक के 81 बॉन्ड्स बेचना शुरू किया। निवेशकों को 10 से 13% के शानदार रिटर्न का सपना दिखाया गया और इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया गया। बेचारे कई निवेशकों ने तो भारत में रखे अपने एकदम सेफ एफसीएनआर डिपॉजिट्स तक तुड़वा दिए और इस लालच में पैसा लगा दिया। फिर आया मार्च 2023, जब क्रेडिट स्विस बैंक डूबने की कगार पर आ गया। उसे बचाने की हड़बड़ी में स्विस रेगुलेटर्स ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और $17 बिलियन के 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को रातों रात जीरो कर दिया। जिन रिटेल निवेशकों ने इन्हें सुरक्षित मानकर अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी, उनका पैसा पूरी तरह से साफ हो गया। इस एक घटना ने रिटेल निवेशकों के उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया जो उन्होंने बैंक पर किया था। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, मर्जर की छिपी हुई लागत। और ये चार्ट इस पूरी समस्या को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। 2023 के उस ऐतिहासिक मर्जर ने बैंक के बुनियादी गणित को कैसे उलझा दिया, जरा इसे समझिए। देखिए, एक बैंक मुख्य रूप से 2 तरह से डिपॉजिट लेता है।
एक होते हैं सस्ते कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जिन पर बैंक को मुश्किल से 2 से 3% ब्याज देना पड़ता है। और दूसरे होते हैं महंगे फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, जिन पर 6 से 7% ब्याज चुकाना होता है। अब हुआ ये कि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक की झोली में एचडीएफसी लिमिटेड का 6 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम होम लोन पोर्टफोलियो तो आ गया, लेकिन उन लोन्स को फाइनेंस करने के लिए जो सस्ते कासा डिपॉजिट्स चाहिए थे, उनकी बैंक के पास भारी कमी थी। इसका नतीजा क्या हुआ? बैंक को मजबूर होकर अपनी फंडिंग के लिए उन महंगे फिक्स डिपॉजिट्स पर निर्भर होना पड़ा। और इसी से जन्म होता है हमारी 5वीं चुनौती का, सिकुड़ता मार्जिन और फंसी हुई पूंजी। अब जरा सोचिए, जब कोई बैंक महंगे डिपॉजिट्स का पैसा लेकर उसे कम ब्याज वाले होम लोन्स में बांटेगा तो उसके मुनाफे का क्या होगा? वो तो सिकुड़ेगा ही ना। इससे बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में एक बहुत बड़ा घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा हो गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM, ये किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी मापने का सबसे अहम पैमाना होता है। आसान भाषा में कहूं तो बैंक ने लोन देकर जो ब्याज कमाया और डिपॉजिट पर जो ब्याज चुकाया, उसके बीच का अंतर ही NIM है। अब डेटा देखिए, मर्जर से पहले वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक का NIM 4.1% के एक बहुत ही हेल्दी लेवल पर था, लेकिन मर्जर के बाद सस्ते कासा डिपॉजिट्स की कमी और महंगे एफडी के भारी दबाव के कारण Q3 FY26 तक ये मार्जिन सिकुड़कर सिर्फ 3.35% पर आ गया। ये मार्जिन में आई कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये वो सीधा नुकसान है जो बैंक के मुनाफे को दीमक की तरह खा रहा है। कहानी सिर्फ मार्जिन सिकुड़ने पर खत्म नहीं होती। कुछ रेगुलेटरी नियम भी हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक के सख्त नियम कहते हैं कि हर बैंक को अपने पास आने वाले डिपॉजिट का एक हिस्सा सुरक्षित रखना ही होगा। इसमें से 3% हिस्सा कैश के रूप में सीधा RBI के पास रखना होता है, जिसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा 18% हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिसे SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। इन दोनों को मिला दें तो बैंक के पास आने वाले कुल डिपॉजिट का लगभग 21% हिस्सा सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह लॉक हो जाता है। बैंक इस पैसे को लोन के रूप में बांट ही नहीं सकता। और इस 21% वाले नियम ने HDFC के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कैसे? चलिए बताता हूं। मर्जर से पहले HDFC लिमिटेड एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी। उस पर ये CRR और SLR के कड़े नियम लागू ही नहीं होते थे। वे लोग अपने जुटाए गए लगभग 100% पैसे को आराम से लोन के रूप में बांट सकते थे। लेकिन जैसे ही वे HDFC बैंक का हिस्सा बने, अचानक से उन पुराने होम लोन्स के बदले बैंक को ये 21% का रिजर्व मेंटेन करना पड़ गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी, जिसे अगर 9% ब्याज पर लोन के रूप में दिया जाता तो बैंक हजारों करोड़ बत्ते कमा सकता था, वो अब बिना किसी बड़े मुनाफे के बस बेकार पड़ी है। ये ऑपरेशंस को जकड़ लेने वाली एक बहुत बड़ी छुपी हुई लागत है। और इस पूरी खींचतान का सीधा असर बैंक के लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी LDR पर एकदम साफ दिखता है। ये रेशियो हमें ये बताता है कि बैंक अपने कुल डिपॉजिट के मुकाबले बाजार में कितना लोन बांट रहा है। आमतौर पर रिजर्व बैंक 60 से 80% के बीच के LDR को काफी सुरक्षित और आरामदायक मानता है। मर्जर से पहले ये 87% था, जो थोड़ा ज्यादा था लेकिन ठीक था। लेकिन मर्जर के ठीक बाद देखिए ये खतरनाक रूप से उछलकर सीधे 110% हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप, बैंक के पास जितने डिपॉजिट थे उससे कहीं ज्यादा के तो वो लोन बांट चुका था। हालांकि मैनेजमेंट ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और Q3 FY26 तक ये घटकर 98.5% पर आ गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी रिजर्व बैंक के उस 60 से 80% वाले कंफर्ट जोन से काफी ऊपर है। और इन सब चीजों ने मिलकर जन्म दिया है हमारे छठी और सबसे आखिरी चुनौती को, विश्वास की भारी कमी, हमारा अल्टीमेट ट्रस्ट डेफिसिट। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब हम इन सारे लक्षणों को एक साथ देखते हैं तो असली बीमारी उभर कर सामने आती है। ये जो अलग अलग दिखने वाली समस्याएं हैं ना, एक तरफ टॉप मैनेजमेंट के वो विरोधाभासी बयान जिनसे गवर्नेंस पर सवाल उठे, दूसरी तरफ उन हाई रिस्क 81 बॉन्ड्स में NRI निवेशकों का सारा पैसा डूब जाना, और फिर मर्जर के बाद महंगे फिक्स डिपॉजिट्स की वजह से सिकुड़ते मार्जिन, RBI के नियमों के चलते बेकार फंसी हुई अरबों रुपए की पूंजी और एक ऐसा लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो लिमिट के बाहर जा चुका है। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये गवर्नेंस, इंटरनेशनल बॉन्ड और घरेलू मर्जर की वो परतें हैं जिन्होंने मिलकर ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास का संकट खड़ा कर दिया है, जब ग्लोबल अनिश्चितता के कारण बाजार पहले से ही काफी नर्वस है। तो अंत में बात यहीं आके रुकती है। किसी भी बैंकिंग संस्था की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका पैसा नहीं होता, बल्कि लोगों का उस पर विश्वास होता है।
एक समय था जब इस बैंक को भारत का सबसे भरोसेमंद वेल्थ क्रिएटर और सबसे मजबूत बैंकिंग कंपाउंडर माना जाता था। लेकिन आज एक रिटेल निवेशक के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्जिन की कमी को तो वक्त के साथ सुधारा जा सकता है, लोन बुक को भी बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन क्या बाजार में जो वो विश्वास खो गया है उसे फिर से हासिल किया जा सकेगा? क्योंकि जब बात भरोसे की आती है तो ये सिर्फ एक चुनौती नहीं रह जाती, ये बाजार की स्थिरता चाहने वाले निवेशकों के लिए एक अस्तित्व का संकट बन जाता है। इस गहरे और अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने आपको पर्दे के पीछे की पूरी तस्वीर साफ तौर पर दिखाई होगी।